नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग पे कि नेक्स्ट वीक हमारा शेयर बाजार कैसा रहेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस विषय पे हम सुभाष जी से चर्चा करेंगे। अगर हम पिछले वीक का देख लें तो 25,449 का निफ्टी ने लो बनाया और 26,010 का हाई बनाया और 25,917 पे फ्राइडे को क्लोज हुआ है निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,594 का लो बनाया है लास्ट वीक और 58,617 पे जो जाके है मार्केट ने हाई बनाया था लास्ट वीक का और 58,541 पे फ्राइडे को क्लोज हुआ है। और इसी के साथ अगर हम देखें जो एफआईआईज हैं तो इन्होंने 4,968 करोड़ की बिकवाली करी है और 8,461 की खरीदारी डीआईआईज ने करी है। और अगर हम पूरे नवंबर की बात कर लें तो 13,652 करोड़ की बिकवाली करी है एफआईआईज ने और डीआईआईज ने 41,352 की खरीदारी करी है। अगर हम पिछले वीक का जो सुभाष जी का विश्लेषण था, अगर आप वो देखेंगे और समझेंगे तो आप देखेंगे सुभाष जी ने कितने सटीक आंकड़े दिए थे, कितना सटीक एनालिसिस था। जबकि मैं कमेंट में देख रहा था, बड़े सारे लोगों ने कहा था कि सुभाष जी ने ऊपर जाने की कह दिया है तो ऊपर तो मार्केट जाएगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। बड़े सारे आप कमेंट्स देखेंगे पिछले वाले वीडियो में तो आपको दिखेंगे। लेकिन आप देखें 26,010 का हाई बनाया है मार्केट, यानी कि अनएक्सपेक्टेड रैली भी करी है दर्शकों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से, लेकिन सुभाष जी के हिसाब से नहीं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सभी आपका व्यूवर्स भी का भी बहुत 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 धन्यवाद जी जो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार सटीक एनालिसिस करते रहते हैं और लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरते रहते हैं। हालांकि वही होता है कि किसी भी चीज के ना हमेशा दो पहलू होते हैं। किसी आदमी कुछ, जैसे मार्केट की भी अगर बात करें तो किसी को लगता है कि मार्केट निगेटिव रहेगी, किसी को लगता है पॉजिटिव रहेगी, कभी कोई कहता है बुल हावी रहेंगे, कभी किसी को लगता है बियर हावी रहेंगे। लेकिन जो आपने प्रेडिक्शन अभी तक लगातार करते आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट मुझे जो लगता है कि 90% मार्केट कभी भी आपके एनालिसिस से इधर उधर नहीं गया है। तो लास्ट वीक भी ऐसा हुआ। तो सुभाष जी, अपना थोड़ा सा मैं मार्केट को रिकैप करना चाहता हूं आपके माध्यम से सबसे पहले कि भाई लास्ट वीक कौन कौन से सेक्टर्स में तेजी और मंदी रही है और क्यों रही है। देखो रविंदर जी, मार्केट है ना, ये जैसे बिहार का इलेक्शंस अभी हुए हैं जी और उसका उसका भी सेंटिमेंट चल रहा था, इलेक्शंस का भी। क्योंकि जी यदि आप देखें ना, मई 2024 के बाद जब लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी और एनडीए की सीटें इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, थोड़ा सा हिलसा रहा था कि भाई अब आने वाले टाइम में शायद एनडीए गवर्नमेंट ना बने। लेकिन पहले दिल्ली, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बिहार क्लीन जी स्वीप करते हुए जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। जैसे हरियाणा में उम्मीद नहीं थी कांग्रेस बनाएगी, वहां एनडीए ने खूब मेजोरिटी से बनाई। बिल्कुल बड़ी बंपर मजबूत महाराष्ट्र उस में भी समय। यही सोच रहे थे, हैं, जी और बिहार में भी बिल्कुल ऐसे 200 किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। 200 तो किसी ने, एक ने शायद, मुझे कोई आज बता रहा था किसी एक संस्था हाँ, ने एक 200 का था, प्रेडिक्ट किए थे। 207 तक उसने बोल दिया था। लेकिन हाँ कोई भी ढूंढने से मिला है, अदरवाइज हाँ वो कोई नॉन फिगर नहीं था। बड़े हाँ। बड़े चाणक्य, और अगर किसी ने एक्सिस, मतलब अगर 207 को देखा भी होगा तो लोगों ने उसे शायद सीरियसली लिया भी नहीं हाँ होगा। सीरियसली नहीं लिया था, हाँ क्योंकि कोई भी प्रिडिक्शन नहीं थी। जी और ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। तो इससे क्या फायदा हुआ है कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो स्टेबल हो गई, है ना। हम्म तो यदि शेयर मार्केट के लिए स्टेबल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो, डेवलपमेंट करना हो, स्टेट का, सेंटर का, बहुत सारी पॉलिसीज उसके सराउंडिंग बनती है। तो मार्केट में पिछला वीक देखिए कोई खास तेजी मंदी नहीं रही, जो आपने लेवल पहले ही बता दिए हैं। जी और हाँ, तो मतलब मैं रेंज बाउंड मार्केट रही है। फ्राइडे को भी मार्केट पहले नीचे खुला, फिर लास्ट वैसे तो एक्सपेक्टेड थे। उसके अंदर ओपिनियन पोल में और उसमें आगे थे एग्जिट पोल के अंदर कि भी एनडीए गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन कितनी कंफर्टेबल बना रही है ये उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। लेकिन जब देखा कि ये तो 200 के आसपास जा रही है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर और आ गया। तो मार्केट में पकड़ अब शेयर मार्केट में तेजी की तरफ रहनी चाहिए, है नहीं, क्योंकि पॉलिसी स्टेबल है। तो सेक्टर वाइज यदि आप देखें
तो बैंकिंग स्टॉक मेरे को स्ट्रोंग लग रहे हैं, है ना, क्योंकि मिड कैप काफी बढ़ चुके हैं और लार्ज कैप निफ्टी 50 इनमें अभी तेजी आनी बाकी है, ये अभी तेजी नहीं पकड़ पाए हैं। तो और ये मिड कैप मतलब 100 निफ्टी 100 के अंदर आप देखें तो शेयर तेजी ज्यादा हुई है, उस हिसाब से इंडेक्स नहीं है, मतलब उस हिसाब से कंपनियों के रिजल्ट्स नहीं है। तो यदि कंपनियों के रिजल्ट्स नहीं आए तो ये यहाँ थोड़ी करेक्शन आ सकती है। और लेकिन निफ्टी 50 के अंदर वो बहुत अंडर प्राइस चल रहे हैं, उनमें मतलब अभी है ओके, तेजी। सुभाष जी एक बैंक ये मुझे जी, मैं सुभाष जी थोड़ा सा ये बताइए कि जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं जो मजबूती बनाए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं? बैंक के शेयर्स जो है ना इतने क्यों मजबूत हैं? बैंकिंग सेक्टर क्यों मजबूत होता जा रहा है? देखो ऐसा है, बैंकिंग के अंदर अभी रिजल्ट्स भी बेटर आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी भी बेटर हो रही है, पीई कम है बैंकों में, पीएसयू बैंक में पर्टिकुलरली इनमें बहुत पोटेंशियलिटी है ऊपर जाने की, है नहीं। और ये यदि हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट पिछली वीक बनाया है, और मैं जो आपको रेंज दूंगा उसके हिसाब से और तेजी पकड़ेगी बैंकिंग स्टॉक के जी, अंदर। जी, हाँ जी, जी। जी। अच्छा, आप सुभाष जी एक चीज़ और बताएँ मेरे को कि जैसे मान लीजिए आपने पहले ही वैसे बता दिया है कि जो बिहार के इलेक्शंस आए हैं, तो उससे थोड़ा-सा पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन उसी के साथ-साथ जिस तरह से अगर बिहार गवर्नमेंट बनने पे जो सरकार ने अपनी स्कीम्स बताई हैं, यानी कि उसमें जो खर्चा उन्होंने बिहार में खर्च करने को कहा है केंद्र सरकार ने, तो उससे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पे कुछ भार पड़ने की संभावना है? और क्या उससे क्या मार्केट कहीं टूट सकता है? एक बार जरा थोड़ी आवाज डिस्टर्ब सी हो गई थी, एक बार दोबारा बोलिए। हाँ जी। जी, मैंने कहा जैसे कि मान लीजिए जो 10,000 रुपए उन्होंने महिलाओं को दिए हैं और भी जिस तरह का जो सरकार केंद्र सरकार ने कहा है कि भई अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये पॉलिसीज़ लेके आएँगे बिहार के लिए। तो क्या अगर वहाँ पे एक्सपेंडिचर वहाँ बढ़ाती है सरकार, वहाँ पे कुछ फेलिसिटेट करती है, तो उससे क्या हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई उसका असर पड़ेगा या उसका हमारी शेयर मार्केट पे कोई असर पड़ेगा? देखो रविंदर जी, क्या है, 10-10 हज़ार रुपए 1.5 करोड़ लेडीज को, महिलाओं को गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर फंड के अंदर दिया है। जी, तो 1.5 करोड़ में कितना हुआ, 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए है नहीं, तो ये 15,000 करोड़ रुपए निकल गए इनके। जी, और जी, अभी वैसे अब गवर्नमेंट बन गई है, तो क्या है कि इससे डिमांड तो बढ़ती है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है, और ये तो एक बिहार में एक पावर्टी लाइन को भी काफी पहले ऊपर थी, तो काफी प्रोग्रेस की है, और पावर्टी लाइन भी इनके एनडीए की गवर्नमेंट में काफी 23% के करीब आ गई है 69% से। तो जी, बिलो पावर्टी लाइन लोग काफी नीचे आ गए हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफी हो रहा है वहां पर, यानी डेवलपमेंट भी काफी हुआ है। लेकिन अभी क्योंकि इतना गरीब स्टेट था कि कितना भी कर लो कुछ पता ही नहीं लगता, तो अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनने हैं, रोड और बननी है, ट्रेनें और आनी है, रेलवे ट्रैक और बनने हैं, है नहीं, और बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है। तो गवर्नमेंट है ना, देखिए अब स्टेबल गवर्नमेंट है, हर स्टेट में स्टेबिलिटी पकड़ती जा रही है, पॉपुलिस्टिक मेजर उनका टारगेट नहीं है, उनका स्ट्रक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे जो स्टेट के लिए बेटर है। और जैसे अभी महिला को दिया 10,000 रुपए, इस तरह की स्कीमें खत्म होगी, है नहीं। और इलेक्शन जीतने के लिए ये चीजें करी जाती है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो उस टाइम पे दे दिया। अब यदि देंगे तो ये बहुत टेक्निकली देंगे उनकी, लेकिन उनका ध्यान ये है कि जॉब क्रिएशन के ऊपर हो, बिहार का डेवलपमेंट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो, तो इसके जी। ऊपर फोकस करेंगे। और भी जी, लॉन्ग टर्म इनके पास बहुत सारी प्लान्स हैं जो कि इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार में है इनके यहाँ।
बिल्कुल ठीक है सुभाष जी। एक तो पलायन रोकने की जो सबसे बड़ी बात वहाँ पे चल रही है, उसके ऊपर ये लोग शायद काम करेंगे। जैसे भी आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल स्टंट है, और ये पॉलिटिकल स्टंट खासतौर से जो महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है, यानी कि अगर हम इसको मध्य प्रदेश से देखें, वो जो लाडली बहना योजना थी जिसमें शायद वो 1000 या 1500 रुपए दिए महिलाओं को, वहाँ उनको एक अच्छी सफलता मिली। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में दिए, वहाँ उनको अच्छी सफलता मिली। फिर उसके बाद दिल्ली में दिए, वहाँ पे भी 2500 रुपए यहाँ पे अनाउंस किए, वहाँ पे भी अच्छी सफलता मिली। और आई थिंक झारखंड में भी किया था, वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। कर्नाटक में भी शायद सफलता नहीं मिली थी। लेकिन बिहार में जो 10,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट इन्होंने वो कर दिया, तो इससे एक बड़ी सफलता मिली। तो क्या आने वाले इलेक्शंस में हम इस तरह की स्कीम्स का और भी अलॉटमेंट्स देखेंगे, और भी इस तरह के फंड्स उसमें इंफ्यूज किए जाएंगे, खासतौर से महिला वोटरों को रिझाने के लिए? ये देखो, ये तो बहना एमपी के अंदर हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। हाँ, हरियाणा ये भूल गया था मैं। हाँ, तो ये चलता रहता है। दिल्ली में भी दिया गया था। तो ये जी। देखिए क्या है, मजबूरी बन जाती है पॉलिटिकली। अब हम्म। मान लो आरजेडी ने कहा बिहार में कि हर घर से एक एम्प्लॉय मैं दूंगा, है ना? तो हम्म। कहाँ से देता है वो? इतना इतना फंड ठीक ही बात नहीं है। है, जब उनके पास है कोई ही नहीं, जवाब नहीं था, बिल्कुल। है मतलब वो ना? तो तो जबरदस्ती का मतलब वो लोगों को मतलब ये सबसे बड़ा जुमला था, मैं तो ये अब कहूंगा। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है रविंदर जी कि जी। किसका ट्रस्ट है? ट्रस्ट हम्म। फैक्टर पर डिपेंड करता है। आप कमिटमेंट करते जाओ, लेकिन किस पार्टी का क्या ट्रस्ट फैक्टर है, पब्लिक उस वोटर उसको क्या समझता है, तो ये इस ट्रैक पर रिकॉर्ड डिपेंड क्या, करता है। ट्रैक रिकॉर्ड आपका क्या है वो देखती है। हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जब कोई पत्रकार उससे क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसकी कोई वर्किंग नहीं होती, तो वो वहां पे एक्सपोज हो जाता है। तो जी जी एनडीए के जी अंदर कम से कम इनका ट्रस्ट फैक्टर बेटर है, और इन जी कंपैरिजन टू अदर्स। स्टिल मैं तो जी। इस चीज को पॉजिटिव नहीं मानता, लेकिन साम दाम दंड भेद वाली नीति सारी बिल्कुल बिल्कुल पार्टी, सर, सरकार बननी चाहिए, कैसे भी बने, बन जाए, सरकार फिर उसके बननी बाद चाहिए देखेंगे। एक बार, और फिर उसको हाँ, आप एड्रेस करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। साम दाम दंड भेद वाली रणनीति के ऊपर चल के ही अल्टीमेटली रिजल्ट हासिल करने, अपने फेवर में हाँ लेने, क्योंकि हो सकता है कई बार दूसरे लोग आ जाएं, वो और ज्यादा खराब करके और चीजों का मटिया मेट कर दें। अब सुभाष जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन हो गया इसके ऊपर, थोड़ा सा हाँ मैं जी, एक हाँ जी। और डिस्कशन इस पे कर लेना चाहता हूँ, जो मुझे लगता हॉट है। हालांकि आजकल पॉलिटिकल डिस्कशन पूरी तरह से मेरी तरफ से बंद है। ये जो हाँ पीके वाला, जो पीके आए थे वहां पे, प्रशांत हाँ। किशोर जी, और बड़ा उन्होंने जोर लगाया कि हम अर्श से अर्श पे होंगे, नहीं तो फर्श पे होंगे। ठीक है ना? तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो ना अर्श पे रहे ना फर्श पे रहे, वो तो पाताल लोक में चले गए, वो तो बेचारे बाहर ही नहीं निकल पाए। तो इतना देखो, मतलब वो किस वजह से इतना, वो कहते हैं ना, मतलब घमंड में, किस वजह से उनको अहंकार, क्योंकि उनकी जो भाषा शैली भी थी, जो वो इंटरव्यूज भी दे रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उसमें भी उनके अंदर, मतलब उनकी बोली में, उनकी भाषा में अहंकार का पुट दिखाई दे रहा था। क्या आपको ऐसा लगा, अगर उनके कोई आपने इंटरव्यू ऐसे देखे हो? रविंद्र जी, और क्या होता है, जिस तरह से उनको जनता ने नकार दिया, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो क्या होता है, जब कोई एडवाइजर एडवाइस देता है ना, तो वो अलग चीज है। उसने बिहार राइट। गवर्नमेंट को जितवा दिया, मोदी जी को जितवा दिया अपने स्ट्रेटेजी से, लेकिन जब धरातल पर इंप्लीमेंट करने को आता है ना, तो वो चीज डिफरेंट होती है। और राइट। उसके अंदर स्ट्रेटेजी एक छोटा सा पार्ट होता है इलेक्शन जीतने के लिए, वो नहीं। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बूथ मैनेजमेंट, वर्कर्स मैनेजमेंट, ट्रस्ट फैक्टर, रिसोर्सेज, है ना? तो वो सारी चीजें उसमें, न तो वो एक्सपीरियंस था, और ये न वो पॉलिटिकली वो एक नॉलेज वाला आदमी। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बहुत जीनियस है, क्या वो हॉस्पिटल चला सकता है? क्योंकि हॉस्पिटल चलाने में एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, सबको मार्केटिंग चाहिए, फंड मार्केटिंग चाहिए। चाहिए, और क्लाइंट की जो पेशेंट आ रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन चाहिए। मतलब एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर वाला ही काम कर सकता है। तो वो एक बिल्कुल। एडवाइजर था, और उसको बस गलत फहमी हो गई कि मैं दुनिया को जिता सकता हूं, तो मैं खुद क्यों नहीं जीत लूं? तो तो वही है, जैसे कई बार गुंडे जो होते हैं वो जी। पॉलिटिकल पार्टी को जितवाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो उनको गलत फहमी हो जाती है। तो वो एक गलत फहमी उनके अंदर पैदा हो गई थी, और वो अब निकल जाएगी कि भी इलेक्शन जीतना आसान नहीं है, वो बहुत बिल्कुल। सारी चीजें वर्क करनी पड़ती है।
मैं इसके लिए कई बार, वो मेरे दादाजी कहानी सुनाया करते थे, वो याद आ जाती है कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है उसकी हाँ, छाया में, और थोड़ी देर बाद उसको लगने लगता है कि इस बैलगाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूँ। तो नहीं मुझे चला ऐसा रहा। लगता है, तो प्रशांत तो किशोर को भी ये ऐसा ही हो गया कि भाई, हाँ, मतलब वो मैं बहुत सारी कि चीजें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में। सब मेरी वजह से ही जीत रहे हैं। तो हाँ जी। एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूशन, इन दोनों में हाँ, बहुत फर्क है। और जैसे हम इसको ओनली थोड़ा सा वन स्ट्रेटेजी। हाँ, तो वो एक गलत फहमी हो गई थी, डेटा वेटा निकाल के और जी स्ट्रेटेजी बनाना और उसको धरातल पे एग्जीक्यूट करना, उसमें बहुत दिन और रात का अंतर है। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करते हुए आगे चलता हूँ कि जैसे कोई बच्चा पहले जब एजुकेशन लेता है तो ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इंटर्नशिप में जाता है, ठीक है। इंटर्नशिप के बाद फिर वो पहली जॉब मिलती, फिर उसके बाद धीरे 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 उसके प्रमोशन शुरू होते हैं। तो सीधे ही कोई बच्चा जो है ना एजुकेशन लेके सीधे ही सीईओ नहीं बन जाता है। तो प्रशांत किशोर ने इतने साल स्ट्रेटेजी करके, स्ट्रेटेजीज दे के, एडवाइजरी करके एजुकेशन ली, पॉलिटिक्स की, और कायदे से देखा जाए तो ये वाला पीरियड उनका इंटर्नशिप का रहा है। अब इसके बाद उनको समझ में आया है कहाँ कहाँ उनको मजबूती करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे वो फेल हुए हैं, कि ग्राउंड लेवल पे उनको क्या काम और करना है, क्या चीजें और सीखने की जरूरत है, क्या रिसोर्सेज उनको अभी और एक्वायर करने की आवश्यकता है। तो उसमें शायद समय लगेगा, और आगे देखते हैं उनका क्या होगा। अब सुभाष जी बिल्कुल। हम ये चलते हैं मार्केट की तरफ। अब मार्केट में जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर अच्छा बताया, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। क्या फार्मा और रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जब इकोनॉमी बढ़िया चलती है, टैक्सेस कम हो गए, लोगों के पास सेविंग हो जाती है, तो रियल एस्टेट बेटर होता है ना। जी तो रियल एस्टेट का फ्यूचर बेटर है नहीं। और फार्मा का भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जेनरिक्स हमारा थर्ड कंट्रीज में भी जा रहा है। अभी यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो यूएस में भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फार्मा का सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और हमारी जेनरिक मेडिसिन वर्ल्ड की फैक्ट्री कह लीजिए, सस्ते रूप में। तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर एडॉप्ट हो गया है, बहुत सारी कंट्रीज में हमने अब एक्सपोर्ट कर दिया है, जब यूएस का रुका था। और अभी जी। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए लाई है, जो हाँ कि जी। है ना, वो बैंकों बीस को इनको हाँ इंस्ट्रक्शंस दी है, आरबीआई ने भी। 20,000 करोड़ का कुछ हाँ, बीस वो पच्चीस लाए हजार हैं। करोड़ का। तो उससे भी ये हर सेक्टर में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे, उन सब में बेटर इम्पैक्ट रहेगा। और तो फार्मा भी इज वन ऑफ देम। फार्मा, टेक्सटाइल, लेदर, है नहीं, और ये शिपिंग, ये समुद्री जो वो कौन सी मछली है जो उनको एक्सपोर्ट करते थे यूएस के अंदर। तो हाँ ऐसे जी। सारी रिलेटेड इंडस्ट्री को इन्होंने सपोर्ट करने के लिए, जो अफेक्टेड हुए हैं यूएस एक्सपोर्ट ना होने से, उन जी। सबको वो इंसेंटिव देने के लिए वो हाँ, पैरामीटर। ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स यस। है हाँ ना, जी। हाँ, मतलब कह रहे हैं अप टू 20,000 करोड़ कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी। विदाउट कोलेटरल उनको ये फंड मिल जाएगा, बैंकों को इंस्ट्रक्शंस हो गई है, गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी। तो ये एक बड़ा बूस्ट रहेगा। और पीएलआई हमारा बहुत जबरदस्त है नहीं। हम्म। बाहर की देखिए, जब इन्होंने वीजा का रिस्ट्रिक्शन लगाई, 1 लाख डॉलर, तो वहां पे कंपनियां बोली कि हम तो इंडिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक तो बात है। हमको भी थोड़ा समझ आया, वो अब ढीला पड़ा हुआ है कि वीजा को किस तरह से ठीक रैशनलाइज करें। और बहुत सारी फोर्ड ने भी कह दिया हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करेंगे। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की सोच रही है। और हमारी जो पीएलआई और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो स्लोगन है, और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बहुत अट्रैक्टिव है। तो इससे भी हमारे को बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है। तो ये बहुत बड़ा आने वाला टाइम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडिया के लिए बहुत बेटर है। और यदि पैसा बचता है तो ये रियल एस्टेट सेक्टर विल ऑटोमेटिकली बूम, है ना। तो राइट। अब सुभाष जी एक चीज और बताइए, जैसे मतलब हाँ। अगर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर के लगभग 2.5 क्वार्टर्स जो है ना खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। हम्म। तो 2.5 क्वार्टर्स खत्म होने के बाद में जो निफ्टी अगर हम देखें, निफ्टी क्या आपको लगता है कि जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि भाई निफ्टी 27,000 पार कर जाएगा, पीछे 28,000 की भी हम लोगों ने बात करी, जब 26,700 शायद कुछ बनाया था उसने हाई, लाइफ टाइम हाई। तो अभी अगर हम ये देखते हैं कि आज हम 26,000 के आसपास निफ्टी पहुंच गई थी, 26,010 हुआ था।
क्या 27,000 हम इस साल में, कैलेंडर ईयर में जा पाएंगे क्या? देखो रविंद्र जी, क्या है, लॉन्ग टर्म बहुत ब्राइट है इंडिया का, है नहीं? हाँ, ये तो आप क्योंकि शुरू से एक कह रहे हैं एक कि रिपोर्ट, भाई हाँ, लॉन्ग टर्म एक रिपोर्ट आई है, स्टडी। इलारा जी। स्कॉटिस, है ना, वो ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रैकर। तो उसने कहा है कि भाई जून 2024 से, अगस्त 2024 से ये पैसा निकलना शुरू हुआ है। और ये पैसा चाइना में और साउथ कोरिया, ताइवान, है ना, जापान, है ना, इन 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 कंट्रीज में गया है। नॉर्थ एशिया के अंदर पैसा गया है ना, ताइवान, चाइना वगैरह में। और ये पहले इंडिया का जो 2 साल के अंदर 16.7% ग्लोबल अमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो रह गया है। तो मतलब 18-18.5% चल रहा था। और चाइना का जो एलोकेशन है 28.8% हो गया। ओके। तो मतलब वहां एलोकेशन बढ़ रहा है। तो ये एक ग्लोबल आउटफ्लो जो हुआ है वो जबरदस्त हुआ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम जब प्राइवेट हमारा पीई हाई माना जाता था तो ये करेक्शन आया है। लेकिन दोबारा से प्राइवेट इक्विटी और ये ग्लोबल अमर्जिंग मार्केट फंड ये दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। और मैं समझता हूँ जो आपने कहा 27,000, ये बिल्कुल चला जाएगा दिसंबर तक। 27, 27.5, 28 के बीच में, 27,000 से 28,000 के बीच में इंडेक्स मिलना चाहिए। और नेक्स्ट वीक के लिए आपको तो मैं रेंज दे देता हूँ। बिल्कुल, मैं नेक्स्ट वीक की रेंज बताइए कि भाई निफ्टी कहाँ आप देख देखिए, रहे हैं? निफ्टी 25,910 से ऊपर क्लोज हुआ था और जी। 25,550 से 26,550 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। और बैंक और निफ्टी? बैंक निफ्टी 58,518 पे क्लोज हुआ है नहीं? हम्म। तो ये 57,800 से 59,800 के बीच में रहना चाहिए। 57,800 से लेके 59,800। हाँ जी, ऑल टाइम हाई है ये, ऑल टाइम हाई हो गया। 59,800 तक जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि निफ्टी की जो आपने रेंज दी है वो 25,550 से लेके 26,550 के बीच में रहने की संभावना है। और बैंक निफ्टी 57,800 से लेके 59,800 के बीच में रहने की संभावना है। सुभाष जी, एक बार और मैं मतलब ये दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ। वैसे आप कई बार बता चुके हैं, कई बार क्या होता है कुछ नए दर्शक भी जुड़ते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई सुभाष जी रेंज बड़ी लंबी दे देते हैं, 1,000 पॉइंट की निफ्टी में देते हैं, बैंक निफ्टी में 2,000 की पॉइंट देते हैं, तो इसके पीछे मतलब आपका क्या सोच रहती है और क्यों आप इतनी बड़ी रेंज देते हैं? देखो, ऐसा होता है, कई फैक्टर्स बड़े अनसर्टेन होते हैं, ठीक है जी। ना। अच्छा, अब आप ये बताओ, जैसे निफ्टी हमारा 25,910 पे बंद हुआ। जी। तो 25,917 पे। हाँ, हाँ जी। मैं 25,910 पे हुआ है मेरे हिसाब से, तो अच्छा। आपने 17 ओके, कहा ठीक है, था, फिर 910 है होगा, ना। आपका हिसाब सही हाँ, होगा जी। तो हाँ। आप इसमें 2% कितना बनता है? 500 पॉइंट, 500 पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है ना। 25,000 का 2%, 500 पॉइंट, 26,000 का 500 बनता है। 520 बनता है 20 ना। हो गया। हाँ तो जी, हाँ दो जी, हाँ जी। 2% ऊपर नीचे का तकरीबन है। हाँ। 25,550 तो 1% ही थोड़ा सा नीचे है ये। मैं तेजी है तो थोड़ा ऊपर है 26,550। पूरे हाँ। वीक का जब दे रहे हैं तो 2%। इसी प्रकार बैंक निफ्टी में लगा लो, तो ये 2-2%, 3-3% आपका। देर आर 1,000 फैक्टर्स विच अफेक्ट द मार्केट। तो मैं आपको हम्म। ये नहीं कह रहा कि ये हो जाएगा तो इंडेक्स यहाँ हो जाएगा, इतना रेसिस्टेंस हम्म। लेवल है, इतना सपोर्ट लेवल है, ये क्रॉस कर गया तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। मैं एक मतलब सिंपल आप बेसिकली टेक्निकल ज्ञान पूरा नहीं दे रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं, टेक्निकल नहीं क्योंकि दे हर रहा, आदमी। फंडामेंटल दे रहा हूँ। और उसमें हाँ। बहुत सारे इवेंट बट्स हैं, मैं उसको बिल्कुल सही बात। प्रिज्यूम करके और रेंज दे देता हूँ, तो नहीं इसलिए नहीं, वो इतना बिल्कुल बनाना से पड़ेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ये कार्यक्रम भी हमने उन दर्शकों के लिए ही बनाया है जो शेयर मार्केट को नहीं समझते हैं और हाँ जी, समझना चाहते हैं कि भाई कैसे काम करता है, एजुकेशनल क्या है। हो सकता है। टेक्निकल तो आपको टेक्निकल सारा पढ़ने को मिल जाएगा। और हाँ। मेरी कोशिश यही होती है कि वो रेंज के अंदर मार्केट रहे, तो ताकि जो आम आदमी है वो उस रेंज से मतलब उसके नजदीक आए, ऊपर आए तो खरीदना बेचना क्या करना है वो खुद डिसाइड करे।
बिल्कुल वो खुद डिसाइड करे और मतलब पैनिक भी ना हो, उसे पता हो कि अरे हाँ, ये क्या पैनिक हुआ, में ना हो। 25,000 से एकदम से 2,000 पॉइंट टूट गई, अब मैं क्या करूं, बैंक निफ्टी अगर 2,000 पॉइंट टूट गई, तो उसे हाँ, पता है कि भाई सुभाष जी ने कहा था कि पहले ही कि भाई ये यहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ तक जा सकती है तो इसका मतलब वो बेंचमार्क है, सेफ है, उसके आगे अगर कुछ जाता है तो फिर वो अपने आगे सोच सकता है। और हमेशा मैं जब भी ये कहता हूँ, जब आप सुभाष जी हमारा ये विश्लेषण करते हैं शेयर मार्केट का, तो दर्शकों को मैं जरूर बता देता हूँ कि ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझें, आप ये समझें कि मार्केट कब ऊपर और नीचे जा सकता है। और जब आपके वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह दें, तो आप उनसे प्रश्न पूछने की स्थिति में हो कि भाई ये चीज आप कैसे बता रहे हो, लेकिन हमें तो ऐसी जानकारी मिली है, ताकि उसको भी पता लगे कि हाँ भाई जिसके साथ मैं आज बात कर रहा हूँ वो भी थोड़ा सा ज्ञान रखता है, तो ऐसा ना हो सिर्फ कोरा कोरा ही आपको ज्ञान या अपने फायदे के लिए कई बार कुछ लोग दे देते हैं। सुभाष जी, क्या कुछ लोग कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या अपने फायदे के लिए भी क्या कस्टमर को क्या कहूंगा नॉलेज शेयर कर देते हैं या गाइड कर देते हैं? देखिए हर तरह के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और कोई आदमी, अब किसी की मार्केट में पोजीशन भी हो सकती है, किसी की नहीं भी हो सकती, तो वो जो स्टॉक वाइज सेक्टर वाइज वो देते हैं, तो वो डिस्क्लेमर भी साथ में दे देते हैं कि भाई हमारी पोजीशन ये है। मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई कोई भी आदमी मेरे को कोट ना करे कि जी आपने पर्टिकुलर स्टॉक तेजी के लिए बोला था, मंदी के लिए बोला था, और मैं बिल्कुल ठीक है। एजुकेशनल है, मैं सेक्टर वाइज तो फिर भी बोल देता हूँ कि ये सेक्टर बढ़िया लगता है, हाँ हाँ, बिल्कुल ब्रॉड बिल्कुल सही बोलता हूँ, बात है, है नहीं, मैं क्योंकि इसमें अवॉइड पता करना नहीं चाहता आपकी। हूँ कि कोई हाँ एलिगेशन नहीं आए, और मैं सिर्फ बिल्कुल एजुकेशनल देना चाह रहा हूँ। और बिल्कुल। आप हमेशा कहते ही हो कि भाई जी आप कोई भी परचेज या सेल करें तो अपने एडवाइजर से सलाह लें, तो मैं वही कहता हूँ, मैं तो एक एजुकेशनल दे रहा हूँ। आम जिसको समझ नहीं है वो सुन ले और थोड़ी बहुत मोटी बातें समझ लें, प्लेन मार्केट की मैं भाषा के अंदर बताता हूँ अपनी बात। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सुभाष जी, क्योंकि पता नहीं, मान लीजिए आपने क्या पोजीशन होल्ड करी हुई है, क्या पोजीशन कैसे रखी हुई है, और आपने पता लगा उस चक्कर में बोल हाँ, दिया कह हमारे दिया यहाँ तो पर फिर। भी मैं डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं होता, तो कोई पोजीशन आर्बिट्रेज कोई भी होती है, तो वो स्टॉक में किस में क्या है, मैं इसलिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इसीलिए आपसे पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं पूछते हैं। अच्छा सुभाष जी, गोल्ड और सिल्वर कहाँ पहुंच रहा है, उसके लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए लोगों की? देखिए गोल्ड और सिल्वर जो है ना, ये अब एक फेडरल बैंक की न तो एग्रेसिवली कोई बाइंग है न कोई सेलिंग है, थोड़ी बहुत जी। बाइंग हो जाती है, थोड़ी बहुत सेलिंग हो जाती है। इसी प्रकार जो ईटीएफ है, उनकी भी कोई बड़ा इन्वेस्टर सेल कर देता है तो उसमें थोड़ी सेलिंग आ जाती है, कोई बड़ा इन्वेस्टर ले लेता है तो उसमें बाइंग आ जाती है। वर्ल्ड वाइड गोल्ड और सिल्वर चलता है, कोई कंट्री इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, है नहीं। पीछे शुरुआत में जब ये तेजी से बढ़ा था तब सभी सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही थी और ये एकदम तेजी से बढ़ गया था। आज ये इक्वल फुटिंग के ऊपर है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन अभी भी, लेकिन अल्टीमेटली नीचे आएगा। हाँ लेकिन ये है, जब कभी नीचे जाएगा तो मेरे हिसाब से 25-30-40% तक नीचे जा सकता है टॉप से। तो वो इसलिए इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करे, ये बात को ध्यान में रखें, क्योंकि ये रेट ऐसे नहीं है कि ये जैसे नॉर्मल रेट है, अभी हायर साइड के ऊपर है गोल्ड और सिल्वर, ये मुझे लगता है जी नहीं। जी। और नहीं, बिल्कुल सही सी बात है, ये आपकी ओपिनियन है, आपकी ही एनालिसिस है, और वो जरूरी नहीं है कि मतलब कहते हैं ना कि मतलब हम इससे कोई दूसरे की। इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं है, हाँ मैं जी, इसको कोई, हाँ। बिल्कुल ठीक है। और क्रूड ऑयल का क्या स्टेटस है भाई साहब? क्रूड ऑयल क्या है कि जैसे रसिया के अंदर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब प्रतिबंध लग गया, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया। अब इंडिया ने भी, चाइना और इंडिया ने भी उसके अंदर परचेज कम कर दी है, और दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज से परचेज कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी $60 से $65, ब्रेंट ऑयल $65 के अराउंड चल रहा है, वो $60 के, कभी 1-2 डॉलर कम बत्ती दोनों तरफ हो जाते हैं, 58 तक और 66 तक चला जाता है। तो ये इसके बीच चल रहा है, कभी विशेष कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि ओके। जियो पॉलिटिकल रिस्क भी ऑलमोस्ट शांत हो गया है। इवन आप देखिए ना, इसराइल का और गाजा का खत्म सा ही हो गया है,
और जी। रसिया का भी, और उसमें भी लगी हुई है। चाहे यूएस गवर्नमेंट इस पे इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, चाहे इंडिया और चाइना ने, तो उसको लिए भी मोटिवेशन नहीं है बहुत एग्रेसिव वार करे, है ना। तो तो इसलिए विशेष तेजी और विशेष मंदी की कोई फिलहाल संभावना कोई क्रूड विशेष ऑयल में नहीं मंदी दिखाई। तेजी की संभावना नहीं है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और मैं एक बार दर्शकों के लिए रेंज दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी आपने रेंज दी है 25,550 से लेकर 26,550, और बैंक निफ्टी की रेंज आपने दी है 57,800 से लेके 59,800। दर्शकों, इस कार्यक्रम को आप इसी तरह से देखते रहें, सराहते रहें, और अपने कम से कम 4 से 5 मित्रों तक, रिश्तेदारों तक, जो शेयर मार्केट में या फ़ाइनेंस के विषय में जानकारी चाहते हैं, उन तक ये प्रोग्राम ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि एटलीस्ट उनका भी जो एक फ़ाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल है, वो आगे बढ़ता चले। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि भई, आप जो भी कोई भी खरीदारी करें, कोई ट्रेड करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो आप अपने फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि इस कार्यक्रम के मार्फ़त से हम किसी भी तरह की आपको सलाह नहीं देते हैं कि क्या आपको खरीदना है और क्या बेचना है। सुभाष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एनालिसिस को करने के लिए, क्योंकि इसमें भी आपका बहुत समय लगता है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो लगातार मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।